अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक राउंड। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के पास्ट पेपर्स को। मैं यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स को लेकर चल रही हूँ। जिस तरह मेरे पास जो पास्ट पेपर्स अवेलेबल होंगे मैं उनको सॉल्व करके आपके सामने यहाँ पे प्ले लिस्ट में अपलोड कर दूँगी ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं, बाकी तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, चाहे जोलॉजी के हैं, आईटी के हैं, मैथ के हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ, ये अभी स्प्रिंग 2025 का पेपर है जो BSIT का आया थर्ड सेमेस्टर में, जिसका कोर्स कोड है MS251। आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि जितने भी पास्ट पेपर्स होंगे उनके मैं दो पार्ट्स बनाऊंगी। पहले पार्ट में जो पार्ट 1 होगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे और जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस पर बेस करता है। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है ए, वो आपके पास क्या कहता है, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे वो कह रहे हैं एक पोकर हैंड कंसिस्ट ऑफ 5 कार्ड्स इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। वो कह रहे हैं कि टोटल 52 कार्ड्स है, उनमें से रैंडमली 5 कार्ड सेलेक्ट कर लिए गए हैं। रैंडमली अगर आप कोई कार्ड सेलेक्ट कर लेना तो उसको कहते हैं पोकर हैंड, यानी किसी पर्सन ने रैंडमली कुछ कार्ड सेलेक्ट कर लिए उसको हम पोकर हैंड कहते हैं। तो एक बंदा है, उसने 5 कार्ड्स रैंडमली सेलेक्ट कर लिए 52 में से। अब हमने बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तमाम के तमाम कार्ड्स हैं, यानी 5 के 5 कार्ड्स जो उस पर्सन ने सेलेक्ट किए हैं वो फेस कार्ड्स हैं, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड्स उसने 5 सेलेक्ट किए हैं उनमें से एटलीस्ट कम अज कम भी 2 जो होंगे वो किंग वाले कार्ड होंगे। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेइंग कार्ड्स किस तरह से 52 होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। आपने वैसे तो ये वाली गेम खेली ही होगी, मुझे पता है, उम्मीद है कि हर किसी को ये पता ही होगा। वैसे इस तरह से होता है, आपके पास कंप्यूटर के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स खेलते हैं कि ये होता है हमारे पास KQJ, इस तरह करके हमने पेयर बनाना होता है। इस तरह से हमने रैंडमली रखने होते हैं K, उसके नीचे QJ, इस तरह 10 9 8 7 करते हुए हमने एंड पे A तक आना होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये 4 पेयर्स बनते हैं। अब ये जो पहला वाला है ना, K से स्टार्ट करके अगर हम A तक आए ना तो ये हमारे पास टोटल 13 बनेंगे। इसी तरह सेकंड वाले में भी टोटल 13 बनेंगे, थर्ड वाले भी मिलाकर 13, और फिर फोर्थ वाला होगा हमारे पास उसमें भी 13 बनेंगे। अगर इन चारों को प्लस करें तो हमारे पास 52 बन जाएगा। और क्वेश्चन के अंदर भी आपको यही गिवन है कि टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, जिनमें से आपने अभी 2 क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि फेस कार्ड्स क्या होते हैं। जो ये आपके पास K, Q और J होते हैं ना, इनको हम फेस कार्ड्स कहते हैं। देखें ये 4 हमारे पास ये हैं पार्ट, और चारों के अंदर देखें 3 है, K, Q, J। K किंग को कहते हैं, Q जो है क्वीन को कहते हैं, J जैक को कहते हैं। तो टोटल अगर आप प्लस करो तो 12 बनेगा। तो फेस कार्ड्स टोटल आपके पास 12 होंगी। अब यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी इवेंट के अकर होने के कितने चांसेस हैं, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है हमारे पास, वो कह रहे हैं कितना तमाम के तमाम जो कार्ड्स हैं वो फेस कार्ड्स होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि फेस कार्ड्स कौन से होते हैं, जैक होता है, क्वीन होता है और किंग होता है, और टोटल मिलाकर 12 फेस कार्ड्स बनते हैं, जिनमें 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन होते हैं और 4 किंग होते हैं। ये मैं अभी आपको दिखा चुकी हूँ। अब हम अपनी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि जो तमाम के तमाम जो 5 कार्ड्स हैं वो फेस कार्ड्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है कि जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, और जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं। पॉसिबल आउटकम्स का क्या मतलब है कि टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, हम उसमें से 5 सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं पॉसिबल। यानी टोटल 52 हैं, हम उनमें से 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे, जिसको हम सैम्पल स्पेस भी कहते हैं, हम S से डिनोट करते हैं। अब 52 C5 इस तरह आप निकालते हो, और ये किस तरह से निकालते हो, आप कैलकुलेटर ये यूज़ करते हो और वहाँ पर आप लिखते हो। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। आपने इस तरह से लिखना है 52, देन ये आपको NCR नज़र आएगा, उस पर क्लिक करना है आपने, एंड 5 क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये आ जाएगा 2598960। तो ये आपके पास पॉसिबल आउटकम आ गया। अब आपने फेवरेबल आउटकम निकालने हैं। फेवरेबल आउटकम आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग निकालने हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि तमाम के तमाम फेस कार्ड्स हैं, तो फेस कार्ड्स टोटल कितने हैं 12, और हमने जो सिलेक्ट किए हैं, बंदे ने सिलेक्ट किए हैं वो कितने हैं 5, तो 12C5 हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा फेवरेबल आउटकम आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए मैंने फेवरेबल आउटकम्स निकाले, टोटल 12 फेस कार्ड्स है, उनमें से हमने 5 सेलेक्ट किए क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आपके तमाम के तमाम कार्ड फेस कार्ड्स हो, यानी 5 के 5 फेस कार्ड्स हो, तो 12 में से 5 आएंगे तो 12 NCR 5 कैलकुलेटर पे आप लिखोगे तो 792 आ जाएगा। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी जिसमें तमाम के तमाम फेस कार्ड्स होंगे, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैं भी आपको बता चुकी हूँ, फेवरेबल आउटकम्स ओवर पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास ये आए और पॉसिबल आउटकम्स आप पीछे निकाल चुके हो, इसको डिवाइड कराओगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी का पार्ट 2 है जिसके अंदर आपने बताना है कि एट लीस्ट 2 किंग्स हैं। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो आपने 5 कार्ड सेलेक्ट किए उनमें से एट लीस्ट 2 जो है ना, एट लीस्ट 2 किंग्स उसके अंदर लाजमी मौजूद होंगे। एट लीस्ट 2 का मतलब है कि कम से कम 2 होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक नहीं होगा, कम से कम 2 और 2 से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अभी आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि जो हमारे पास से इस तरह करके 4 इस तरह से बन रहे थे, और चारों में ऊपर सबसे पहला जो आपके पास कार्ड था वो के का था, तो आपके पास 4 किंग्स हैं, मतलब 4 के वाले कार्ड्स हैं, और जो 48 बाकी रह जाता है क्योंकि टोटल 52 है ना, तो जो बाकी 48 रह जाएंगे वो नॉन किंग्स होंगे। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम 2 किंग्स हों, तो कम से कम 2 से क्या मुराद है कि या तो 2 होंगे, 2 से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना, कह रहे हैं कम से कम 2, 2 से ज़्यादा मतलब 3 भी हो सकते हैं या चारों के चारों भी हो सकते हैं। तो अब हम अपनी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जिसमें हम पहले 2 किंग्स की लिए फाइंड करेंगे, फिर 3 किंग्स पे क्या आंसर आता है, फिर 4 किंग्स पे क्या आंसर आता है, फिर हम सबको प्लस कर लेंगे, तो आपके पास आपकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी एटलीस्ट 2 किंग्स की। तो हमने यहाँ पे लिखा 2, 3 और 4 को प्लस करेंगे। अब पहले हमने ये लिया कि जब x की वैल्यू 2 हो, यानी हमारे जो k वाले कार्ड हैं, किंग वाले कार्ड, वो 2 हों। अब टोटल आपने याद रखना है कि हमने 5 कार्ड्स निकाले हुए हैं, 52 में से 5 कार्ड्स सेलेक्ट किए हैं। अब टोटल 4 हैं किंग वाले, उनमें से हमने सेलेक्ट किए हैं 2, ठीक है। अब टोटल तो हमने 5 सेलेक्ट किए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लिखे हैं 2, तो अब जो बाकी 3 होंगे वो नॉन किंग्स में से होंगे, तो नॉन किंग्स कार्ड कितने हैं 48, तो बाकी जो 3 होंगे वो 48 में से सिलेक्ट होंगे। तो ये आ गया फेवरेबल आउटकम। नीचे आपने पॉसिबल आउटकम जो कि पीछे हमने निकाला है वही वाला लिखना है। ये टोटल 52 कार्ड्स हैं, उनमें से हमने 5 सेलेक्ट किए। आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 4 NCR 2, आपके पास आंसर आएगा 6। इसी तरह 48 NCR 3, तो ये आंसर आएगा, और 58 NCR 52 NCR 5 आपके पास ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अब हम 3 किंग्स के लिए निकाल लेते हैं कि अगर 3 कार्ड्स किंग वाले आ जाए आपके पास तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। अब यहाँ पे देखिए हम 3 किंग्स के लिए निकाल रहे हैं। 3 किंग्स का मतलब है टोटल आपने 5 सिलेक्ट किए हुए कार्ड्स निकाले हुए, उनमें से आप कह रहे हैं कि 3 जो होंगे ना वो किंग वाले होंगे कार्ड्स, 3 किंग्स वाले हैं। तो इस तरह क्या होगा, टोटल 4 किंग वाले थे, उनमें से आपने कितने लिए हैं, किंग 3 लिए। अब टोटल तो 5 थे, यानी 2 और बच रहे हैं, तो वो जो 2 और होंगे वो आप नॉन किंग्स में से लोगे। तो नॉन किंग्स कितने थे 48, तो 48 में से आप वो 2 सेलेक्ट करो। और पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे पॉसिबल कितने हो सकते हैं, तो वो 52 में से आपने 5 सेलेक्ट किए। यहाँ पर भी 4 NCR 3, 48 NCR 2, 52 NCR 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कराओगे आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 4 के लिए निकाल लेते हैं। 4 के लिए क्या होगा कि चारों के चारों किंग कार्ड्स आ जाएंगे, और जो एक बच जाएगा वो हम नॉन किंग में से ले लेंगे ओवर पॉसिबल आउटकम्स जो टोटल है। इनको भी सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने निकालना है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि एटलीस्ट 2 किंग्स, यानी 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 2, 3, 4 तीनों की वैल्यू को प्लस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और एक बात आपने याद रखनी है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी का सम ले तो हमेशा 1 होता है, 1 से ऊपर नीचे नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है। ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि ये आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बहुत से स्टूडेंट्स को हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला जो टॉपिक है बहुत मुश्किल लगता है कि कौन सा टेस्ट लगाना है, कब लगाना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये आपकी वीडियो भी बहुत लेंथी बन जाएगी और बोर हो जाना है आपने, और यहाँ पे शॉर्ट एक्सप्लेन करूँगी तो इतना समझ भी नहीं आएगा। तो यही वाला क्वेश्चन, सेम यही वाला क्वेश्चन, मैंने 1 सैम्पल जी टेस्ट की वीडियो है मेरे चैनल पर, वहाँ पे मैंने यही वाला टेस्ट जो है ना क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं इस जो क्वेश्चन है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपने जाके ये वाला क्वेश्चन वहाँ से देखना है। आपको वहाँ पे डिटेल में बताया गया कि आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेस्ट लग रहा है और किस तरह से लग रहा है, ताकि आपको समझ भी आए और एग्जाम में इस रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन आता है वो भी आप कर सको। तो ये जो क्वेश्चन है आपने इस वीडियो से जाके देख लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अभी हम चल रहे हैं इसी क्वेश्चन का जो सी वाला पार्ट है। जो पार्ट सी है यहाँ पे आपको ना 3 तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको कहा हुआ है कि आपने उन तमाम टर्म्स को, उनके दरमियान डिफरेंस बताना है और साथ में उनकी कोई ना कोई एग्जांपल भी देनी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ था कि टी टेस्ट और जी टेस्ट के दरमियान में डिफरेंस बताएं। तो ये अगर आप पिछला वाला जो क्वेश्चन बी है ना वो आप देखोगे तो आपको वहीं पर समझ आ जाएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ
कि टी टेस्ट अगर आपके क्वेश्चन के अंदर, जिस तरह से अभी आपने देखा बी पार्ट में आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी थी, इस तरह की क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो तो आप टी टेस्ट यूज करते हो। इसके अलावा सैंपल्स जो है ना उसका साइज छोटा होना चाहिए। सैंपल साइज को एन से डिनोट करते हैं। अगर सैंपल का साइज 30 से छोटा होगा तो आपने टी टेस्ट चूज करना है, और अगर सैंपल का साइज 30 से बड़ा या 30 के बराबर होगा आपने जी टेस्ट चूज करना है, और जी टेस्ट में आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन होगा। इसके अलावा आपने टी टेस्ट में टी टेबल का इस्तेमाल करना है। टी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है आपको सैंपल का साइज 30 से छोटा मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन नहीं होगा, और आपने टी टेबल का इस्तेमाल करना है। ये भी आप एक पॉइंट यहाँ पे बना लो कि यूज टी टेबल, और यहाँ पे आप लिख लो यूज जी टेबल, कि हमने इसमें जो वैल्यू देखनी होगी वो जी टेबल से देखनी होगी। ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आया होगा, अगर आप वो पार्ट बी वाली वीडियो देख लोगे ना फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखी है, मैंने कोड की है, वो आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि टी टेस्ट में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होगा और सैंपल साइज 30 से छोटा होगा, उसकी आपने टेस्टिंग करनी होगी। तो यहाँ पे देखें मैंने एग्जांपल लिखी है कि आपने एवरेज मार्क्स को टेस्ट करना है, वो भी 15 स्टूडेंट्स हैं उनकी, 15 स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स को आपने टेस्ट करना है, जबकि आपको पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही बात है, वो आपको अननोन हो। ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान रिलेशन होता है, तो आप एक ही वैल्यू से दूसरी निकाल सकते हो, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख सकते हो, आप वेरिएंस भी लिख सकते हो। तो आपको अननोन है, और देखें सैंपल साइज क्या है 30 से छोटा है 15, तो ये टी टेस्ट की एग्जांपल होगी। और यहाँ पे देखें मैंने सैंपल साइज क्या लिया 100, यानी 30 या 30 से बड़ा है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी नोन है, तो ये वाला जी टेस्ट की एग्जाम्पल में आएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के दरमियान में आपने डिफरेंस बताना है। टाइप 1 एरर क्या है? एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना। नल हाइपोथेसिस भी आप जब पार्ट बी देखोगे ना तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। तो एक नल हाइपोथेसिस जो कि ट्रू है उसको रिजेक्ट करना टाइप 1 एरर कहलाता है, और एक नल हाइपोथेसिस जो कि फॉल्स है उसको एक्सेप्ट करना टाइप 2 एरर कहलाता है। मैं इसको आपको यहाँ पे एक एग्जांपल तो मैंने मेडिसिन वाली दी हुई है, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। आप कंसीडर करो कि एक बंदा है जो कि मासूम है, इनोसेंट है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, तो कोर्ट उसको सजा सुना देती है। बंदा है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, कोर्ट ने उसे सजा सुना दी। अब असल में तो वो ट्रू था, सच्चा था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, और उसने कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दी, यानी सजा सुना दी। तो ये टाइप 1 एरर आ गया। टाइप 2 एरर में क्या होगा कि एक नल हाइपोथेसिस जो कि फॉल्स है उसको एक्सेप्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि जो बंदा था उसने गुनाह किया हुआ था, यानी वो गलत बंदा था, लेकिन कोर्ट ने उसे आज़ाद कर दिया जी, उसे सजा नहीं दी, तो ये फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना टाइप 2 एरर कहलाता है। यहाँ पे मैंने मेडिसिन की एग्जांपल लिखी है कि एक मेडिसिन जो कि असल में इनअफेक्टिव है, यानी उसका कोई असर नहीं पड़ रहा पर्सन पे, लेकिन उसको अफेक्टिव डिक्लेयर कर दिया है, गलत लेकिन उसको सही कर दिया गया। और यहाँ पे है कि एक मेडिसिन जो कि इनअफेक्टिव डिक्लेयर हो चुकी है, हालांकि वो असल में काम सही करती है। तो ये हमने एक एग्जांपल लिखी है, जो मैंने दूसरी एग्जांपल बताई, आप उसको भी कोट कर सकते हो, अपने पास से कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट इसी का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपने डिफरेंस बताना है बिटवीन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स उन इवेंट्स को कहते हैं जो एक साथ इकट्ठे कर नहीं हो सकते। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि टू इवेंट्स ए एंड बी, उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे अगर वो एक साथ अकर ना हो सके, यानी कि उनका इंटरसेक्शन अगर लेना तो आंसर हमारे पास ना लाए। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं कि एक आपके पास सैंपल स्पेस है, उसको आपने पार्टीशन यानी उसकी डिवीजन की है, उससे आपने एक्सक्लूसिव इवेंट्स में, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कन्वर्ट किया है। और अगर आप उन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स का अगेन यूनियन लेते हो तो आपके पास अगेन ये सैंपल स्पेस एस बन जाती है, तो हम उनको एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, आसानी से समझ आएगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स में मैंने आपको क्या कहा कि वो इवेंट्स जो एक साथ अकर नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इन टॉसिंग अ कॉइन बोथ कैन नॉट अकर टुगेदर। अगर एक कॉइन आप लेते हो और उसको टॉस करते हो तो एक ही टाइम पे हेड और टेल इकट्ठे नहीं आ सकते, या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, तो इनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि इनका इंटरसेक्शन ले तो आंसर 0 देगा। और यहाँ पे देखें कि हमने एक डाइस लिया जी, हमने उसको रोल किया, और जो हमारी सैंपल स्पेस है वो क्या है, या आपके पास डाइस रोल करने से आपके पास 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। अब हमने कहा है कि हम सैंपल स्पेस को डिवाइड करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि जो भी आप इवेंट्स यहाँ पे बनाओगे ना उनके दरमियान में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, यानी उनका इंटरसेक्शन 0 होता है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 है, तो इन दोनों में कहीं और 1 2 नजर नहीं आ रहा होगा। इस तरह से मैंने ये 3 इवेंट्स बना लिए। अब ये तीनों एक दूसरे के लिहाज से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किस तरह से हैं कि इनका इंटरसेक्शन लें तो आंसर 0 आएगा।
अब हमने कहा कि अगर इन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स का अगेन हम यूनियन लें तो हमारे पास अगेन सैंपल स्पेस बन जाए, तो हम इन इवेंट्स को कहेंगे ABC को एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो अगर इन 1 2 3 4 5 और 6 को मिला दें तो आपके पास अगेन सैंपल स्पेस बन जाएगी, तो हम इन इवेंट्स को कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ABC क्या है, हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर D। ये क्वेश्चन भी आपका थ्योरी से रिलेटेड ही है। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपने एक्सप्लेन करना है सिंपल लीनियर रिग्रेशन को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक एग्जांपल लेके आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन को एक्सप्लेन करना है और साथ में आपने जो जो अजम्पशंस हम लेते हैं आपने वो भी लिखनी है। अजम्पशंस का मतलब होता है ना, खुद से बातें सपोज कर लेना ताकि हमारा आंसर करेक्ट आए, रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, तो हम खुद से जो बातें अज्यूम करते हैं उनको अजम्पशंस कहते हैं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, पहले हम उसको देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे, फिर अजम्पशंस देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है और ये दो हमारे पास वेरिएबल्स के दरम्यान में रिलेशनशिप बताना है। कोई भी दो वेरिएबल्स के दरम्यान में रिलेशनशिप बताना हो तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाला जो मेथड है वो यूज किया जाता है। दो वेरिएबल्स कौन से, एक हमारे पास x होगा, एक y होगा। x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यानी एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप हमें बताता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी ये सिर्फ डेफिनेशन है यहाँ पे। अब आगे देखें, x और y के दरमियान में रिलेशनशिप बताने का क्या मतलब है। देखें, x हमारे पास इंडिपेंडेंट है, x जिस तरह से मर्जी चले वो किसी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। और डिपेंडेंट वेरिएबल y क्या है, डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। अगर x ज्यादा होता है तो y ज्यादा होगा, अगर x कम होता है तो y कम होगा। तो x क्या इंडिपेंडेंट है, y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि इट शोज हाउ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज, कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस तरह से चेंज हो रहा है विद चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी x के अंदर चेंज होने से y के अंदर किस तरह से चेंज आ रहा है, हमें ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन बताएगा। रिग्रेशन इक्वेशन आपको याद रखनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। रिग्रेशन इक्वेशन होती है y इक्वल टू a प्लस bx। y आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a क्या है, इंटरसेप्ट है। यानी y की जब x की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी, उसको हम a से डिनोट करते हैं। और b क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब है कि अगर x के अंदर 1 यूनिट चेंज आता है, यानी थोड़ा सा चेंज आता है, तो फिर y के अंदर कितना चेंज आएगा वो हमें b से पता चलता है। अब एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है कि x हमारे पास है ओवर स्टडी और y हमारे पास है मार्क्स ऑब्टेन। आप कंसीडर करें कि अगर एक स्टूडेंट है वो 3 घंटे पढ़ता है तो अब उसके मार्क्स भी 3 घंटे के लिहाज से ही आएंगे। अगर वो 6 घंटे पढ़ता है तो फिर उसकी मार्क्स और ज़्यादा आएंगे। तो जितने x की वैल्यू ज़्यादा हो रही है y की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा हुई, और अगर वो कम पढ़ता है तो मार्क्स भी कम आएंगे, यानी x की वैल्यू कम होने से y की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब हम इस एग्जाम्पल को ही लेकर आगे अजम्पशंस को भी देखेंगे। अजम्पशंस में भी इसी एग्जाम्पल को लेकर मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने अजम्पशंस को लिखा हुआ है। पहली जो अजम्पशन है वो लीनियरिटी है। लीनियरिटी को मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने 2 घंटे पढ़ा है तो उसके पेपर में मार्क्स आए हैं 20, ठीक है। इसी तरह अगर वो 4 घंटे पढ़ता है तो उसके मार्क्स आते हैं 40। इसी तरह अगर वो 6 घंटे पढ़ता है तो उसके मार्क्स आते हैं 60, ठीक है। तो देखिए इक्वल चेंज आ रहा है, जितना जितना टाइम बढ़ रहा है उतने उतने मार्क्स बढ़ रहे हैं, लीनियर चेंज। और अगर मैं कहूँ कि उसने 2 घंटे पढ़ा तो उसके 20 मार्क्स आए, उसने 4 घंटे पढ़ा तो उसके 80 मार्क्स आ गए। अब ये जो चेंज है वो लीनियर नहीं है कि हमारे पास x चेंज होने से y यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे x की चेंज होने से y बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया। तो ये हमारे पास लीनियर चेंज नहीं है। तो सबसे पहली अजम्पशन हमारी यही है कि हमारा जो चेंज होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। यानी हमारा अगर ग्राफ बने ना तो उसमें स्ट्रेट इस तरह से लाइन बने कि 2 घंटे पढ़ा, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं कि 2 घंटे पढ़ा तो 20 मार्क्स आए। फिर जी 4 घंटे पढ़ा तो हमारे पास यहाँ पे 40 मार्क्स आ गए। इस तरह करके स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही इसका मतलब आपकी जो अजम्पशन है वो फेल होगी, या तो आपका रिग्रेशन भी फेल हो जाएगा। दूसरे आपके पास है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको भी मैं आपको रियल लाइफ से ही समझाती हूँ। एग्जाम्पल आपके पास है, अगर एक स्टूडेंट है उसने 3 घंटे पढ़ा है और उसके मार्क्स आए हैं 50। एक और स्टूडेंट है उसने भी 3 घंटे ही पढ़ा है और उसके मार्क्स आए हैं 55। अब देखिए दोनों ने पढ़ा एक जितना ही टाइम है, लेकिन इसके मार्क्स 50 आए, इसके मार्क्स आए 55।
यानी कि स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी आपस में एक दूसरे के लिहाज से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो ये भी हमारी अजम्पशन होती है रिग्रेशन के अंदर। अगर दो स्टूडेंट्स हैं, अगर एक स्टूडेंट है दूसरा स्टूडेंट उसी का देख के लिख रहा है, तो अब तो उनके मार्क्स एक जितने जितने आएंगे या करीब करीब आएंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो आपके हमारे पास डिपेंडेंस आ गई है। तो डिपेंडेंस अगर आ जाए तो हमारी अजम्पशन फेल हो जाएगी, तो इंडिपेंडेंस लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है तीसरी अजम्पशन, नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स। नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स का क्या मतलब है कि जितने भी एरर होंगे वो नॉर्मल हो जाने चाहिए। इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ने पेपर दिया और उन्होंने कहा कि हमारी जी 60 मार्क्स आएंगे। सब ने कहा, 2-3 लोगों ने कहा कि हाँ जी मेरे भी 60 आएंगे, मेरे भी 60 आएंगे, मेरे भी 60 आएंगे। उन्होंने इतना अंदाज़ा लगा लिया। अब जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो एक बच्चे के मार्क्स आए 58, एक के आए 62, एक के आए 63, एक के आए 59। तो अब तमाम के क्या हैं, 60 के करीब करीब हैं। टोटल 60 तो किसी के भी नहीं आए, लेकिन 60 के करीब करीब हैं, तो वो नॉर्मलाइज हो गया, यानी तमाम के तमाम कहेंगे कि हाँ जी ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाता कि एक ने 60 प्रेडिक्ट किए थे कि मेरे 60 आने और उसके आ जाए जी 90, तो ये बात हो जाएगी गलत। 60 के करीब करीब अगर हैं तो वो हम नॉर्मल कर रहे हैं, एरर को नॉर्मल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास थर्ड अजम्पशन है। फोर्थ अजम्पशन हमारे पास है कांस्टेंट वेरिएंस की। कांस्टेंट वेरिएंस का दूसरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है होमोस्कैडेस्टिसिटी। होमोस्कैडेस्टिसिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको भी एग्जांपल से समझाती हूँ। इसमें क्या कह रहे हैं कि जितने भी टाइप के एरर्स होंगे ना वो रिमेन कांस्टेंट रहेंगे, एक्स की जो भी वैल्यू हो वो कांस्टेंट रहेंगे। जैसे मैं कहूँ कि एक एक्स की वैल्यू है जी, एक बच्चे ने 3 घंटे पढ़ा, दूसरा बच्चा है उसने 5 घंटे पढ़ा, तीसरा बच्चा है उसने 6 घंटे पढ़ा। इस तरह करके एक्स की वैल्यू ये डिफरेंट है, ठीक है। जितनी भी एक्स की वैल्यूज होंगी वो कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ एरर कांस्टेंट रहेगा तमाम टर्म्स के लिए। इसको मैं एग्जांपल से अगर बताऊं तो आप कंसीडर करें कि इस बच्चे ने पढ़ा है जी 3 घंटे, तो टीचर कहें जी इसने तो कम पढ़ा है, तो मैं इसके जो मिस्टेक है ना उनके मार्क्स काटती हूँ 1 मार्क, मिस्टेक्स का या राइटिंग का आप कह लो 1 मार्क्स काटती हूँ। इसने जी 5 घंटे पढ़ा है, इसके 2 मार्क्स काटूंगी। इसने ज़्यादा टाइम पढ़ा है, इसके 3 मार्क्स काटूंगी। तो इस तरह अगर कोई करेगा ना तो ये नहीं होना चाहिए भाई, इस तरह आपकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। रूल सबके लिए रूल होता है, यानी अगर आपने कह दिया है कि 2 मार्क्स कटेंगे राइटिंग के, तो सबके ही 2 काटने हैं, चाहे एक्स की जो भी वैल्यू हो सबके एक जितने मार्क्स कटेंगे। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वेरिएंस। नेक्स्ट आपके पास लास्ट असम्पशन है मीन ऑफ एरर इज 0। मीन एवरेज को कहते हैं कि अगर एरर है ना उनकी एवरेज लें तो हमारे पास आंसर 0 दे। जैसे मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट कह रहा था कि उसके मार्क्स आएंगे 62, उसके आ गए 60। एक कह रहा था जी मेरे आएंगे 58, उसके भी आ गए 60। तो ये जितने जितने अगर हम इनकी एवरेज लें ना, एवरेज हमारे पास 0 आनी चाहिए, यानी कोई नॉर्मली अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। नॉर्मेलिटी ऑफ एरर जो हमने थर्ड स्टेप पढ़ा उसके अकॉर्डिंग एरर पे सबके दरमियान नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो ये इसको हम कहते हैं मीन ऑफ एरर इज 0। अब ये अजम्पशन हमने ली क्यों है, हमने ये इंश्योर कराने के लिए लिए हैं जो रिग्रेशन का रिजल्ट आएगा वो रिलायबल होगा और एक्यूरेट होगा। तो ये अजम्पशन हमने इसलिए ली हैं। अगर आपकी जो अजम्पशंस हैं वो इनमें से कोई एक भी जो है ना वो गलत साबित हो रही है, यानी वो अजम्पशन पूरी नहीं हो रही, तो आपका जो रिग्रेशन का रिजल्ट है वो भी सही नहीं आएगा। तो ये था आपका पार्ट डी। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट ई, और उसके बाद आपका आज का लेक्चर एंड हो जाएगा। अब पार्ट ई आपने गेस करना है कि इसमें हमने क्या फाइंड करना होगा। थोड़ा यहाँ पे मिस्टीरियस क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि आप सपोज करें कि जितने भी वेल्स हैं ना, ड्रिंकिंग वेल्स एक रूरल कम्युनिटी के अंदर, उनके अंदर 30% इम्प्योरिटी आ गई है, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि ये जो हमारा मसला है ये किस हद तक बात ठीक है, तो इसको चेक करना तो ज़रूरी है। लेकिन आप पूरी कम्युनिटी के हर कुएं को तो चेक करेंगे तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो तमाम के तमाम कुओं को चेक करने के बजाय हम 10 जो सैम्पल्स हैं उनको रैंडमली सिलेक्ट करें हैं टेस्टिंग के लिए। अब आप बताएं ये किस तरह का क्वेश्चन होगा। देखने से तो ये इस तरह लग रहा है कि देखें बहुत ज़्यादा कुएं हैं, लेकिन हम सबको तो टेस्ट नहीं कर सकते। हम रैंडमली 10 सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे और उनकी बेस पर पूरी कम्युनिटी की बाकी कुओं की बारे में हम जजमेंट दे देंगे कि हाँ जी ये बात है ठीक या किस हद तक ठीक है या नहीं ठीक। तो देखने से ये हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन लग रहा है कि टोटल हम नहीं दिया, हम यहाँ पे 10 सैंपल साइज दिया, हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और हम बताएंगे कि हमारे पास कितने % चांसेस हैं कि ये बात ठीक है या गलत है। लेकिन इसमें ट्विस्ट आ गया। क्वेश्चन में वो हमें दे रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे दिया उसने। अगर ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ना होता तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी के लिए दे दिए,
तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी कितने % चांस हैं कि एग्जैक्टली 3 वेल्स हैव इम्प्योरिटी, कि सिर्फ 3 कुओं में इम्प्योरिटी होगी, बाकी तमाम कुएं साफ होंगी, उनमें इम्प्योरिटी नहीं होगी। कितने चांस हैं आपने ये बताना है। तो वैसे तो आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, अभी पहला क्वेश्चन हम करके आए हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स ओवर पॉसिबल आउटकम्स, ये आप फार्मूला लगाते हो। लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई इस तरह की वैल्यू दी नहीं हुई कि टोटल कितने हैं, टोटल वेल्स हमें पता ही नहीं है ताकि हम उसको कहें वो पॉसिबल आउटकम है। तो टोटल वेल्स हमें बताए नहीं और हमें 30% इम्प्योरिटी दे दी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसमें हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स ना पता हो, हम वहाँ पे बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो देखें बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी। सबसे पहले फार्मूला देख लें। बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला होता है आपके पास, इसको आपने राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसको राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है। ये आपके पास फार्मूला है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। अब ये फार्मूला लगाने के लिए एक तो आपको सैंपल का साइज चाहिए n, वो आपको पहले से गिवन है 10। यहाँ जी उन्होंने 10 जो वेल्स हैं उनको सिलेक्ट किया। देन आपको x की वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए और q की वैल्यू चाहिए। तो जो आपको ऊपर दी हुई है 30% इम्प्योरिटी, वो असल में आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि कितनी % इम्प्योरिटी आ रही है, वो आपके पास p की वैल्यू है। और ये आपने याद रखना है कि ये स्मॉल p है, ये स्मॉल q है, स्मॉल x है, स्मॉल n है, और ये प्रोबेबिलिटी कैपिटल P है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब प्रोबेबिलिटी जो आपको इम्प्योरिटी दी हुई थी वो 30% दी हुई थी, हमने उसको नंबर में कन्वर्ट किया, 30 को 100 से डिवाइड किया तो 0.30 आ गया। n आपको दिया हुआ है 10। अब मुझे निकालना है एक q रह गया और एक x रह गया। x आपको आपके क्वेश्चन से पता चलेगा, जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन में कितने वाल दिया है, एग्जैक्टली 3, यानी टोटल के टोटल 3। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 3, हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे। एक q रह गया, q की वैल्यू निकालनी है। तो बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास होता है p प्लस q इक्वल्स टू 1। अब मुझे p की वैल्यू पता है तो मैं p को राइट साइड पे ले जाऊंगी तो q की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने q की वैल्यू निकाली हुई, q इज इक्वल टू 1 माइनस p की वैल्यू लिखी, 1 में से 0.30 को माइनस किया, 0.70 आ गया। अब मेरे पास p की वैल्यू भी आ चुकी है, q की भी आ चुकी है, n की आ चुकी है और x की वैल्यू मुझे पता चल गया कि 3 है, क्योंकि हमने एग्जैक्टली 3 वेल्स के अंदर चेक करनी है कि क्या उन्हीं के अंदर जो हमारे पास इम्प्योरिटी है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज अपनी पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें n की जगह हमने 10 पुट किया, x की जगह हमने 3 पुट किया, यहाँ पे p की जगह 0.30 उसकी पावर x थी तो 3, q की वैल्यू पुट की 0.70 उसकी पावर है n माइनस x, n की वैल्यू 10 है, माइनस x की वैल्यू 3 है। तो 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, तो कैलकुलेटर पे आप लिखोगे 0.70 की पावर 7, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह कैलकुलेटर पे लिखोगे 0.30 की पावर 3, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा और ये आपके पास NCR है। तो आप लिखोगे कैलकुलेटर पे 10 NCR 3, ये मैं लिख लेती हूँ 10 NCR 3, तो ये आपके पास आ गया 120। तो यहाँ मैंने लिख लिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी का पार्ट 2 भी है, हम उसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस हैं दैट मोर देन 2 वेल्स आर इम्प्योर, कि 2 से ज्यादा जो वेल्स हैं आपके कुएं हैं वो इम्प्योर होंगे, यानी उनके अंदर इम्प्योरिटी मौजूद होगी। 2 से ज्यादा, अब 2 से ज्यादा क्या होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे। यानी आप जिस तरह से हमने पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, वहां पे हमने x इज इक्वल टू 3, जहाँ पे किंग्स एटलीस्ट 2 किंग्स था, वहां पे हमने x इज इक्वल टू 2, 3 और 4 तीनों के लिए कैलकुलेट किया था और फिर उनको प्लस कर लिया था। तो यहाँ पर भी आप इस तरह से कर सकते हो कि 2 से ज्यादा है तो 2 से ज्यादा क्या होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि टोटल जो हमें वेल्स हम टेस्ट करने वाले हैं वो 10 है। तो 3 से लेकर 10 तक तमाम पर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे और उनको प्लस करोगे। लेकिन ये काम थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट आपको बता रही हूँ कि आपने निकालने हैं 2 वेल्स से ज्यादा की इम्प्योरिटी, तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 2 होगी। अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो 1 के इक्वल होता है। चाहे जो भी क्वेश्चन हो, प्रोबेबिलिटी का सम 1 ही आता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि आप 2 से आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की वैल्यू निकालने की बजाय अगर 2 से पीछे यानी 3 से पीछे 2, 1 और 0 की वैल्यू निकालें और उनको 1 में से माइनस करें, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 है, और उनमें से 0, 1 और 2 को निकाल दें तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उनको सम करने से जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे अब ये आसान हो गया कि हम 0, 1 और 2 पे वैल्यू निकालेंगे, उनको प्लस करके टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस करेंगे। जिस तरह अलजेब्रा में आप कहते हो ना x प्लस 5 इक्वल्स टू 3, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 5 उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी -2।
इसी तरह यहाँ पर भी आप यही करने वाले हो कि आप टोटल प्रोबेबिलिटी है 1 आपको पता है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बाकी तीनों की निकालोगे 0, 1 और 2 की, और उनको 1 में से माइनस कर दोगे, क्योंकि हमें 2 से आगे वालों वेल्स की जो इम्प्योरिटी है वो प्रोबेबिलिटी है वो पता लगानी है। तो 0, 1, 2 को प्लस करेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर 1 और फिर 2। पहले x की वैल्यू 0 के लिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूँगी, n की वही वाली वैल्यू 10, p की भी वही वाली वैल्यू 0.30 और q की भी वही वाली वैल्यू 0.70। कैलकुलेटर पे आप लोगे 10 NCR 0, ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया हुआ, 1 मिनट में इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ आपके लिए ईजी हो जाए। अब यहाँ पे देखिए मैंने कैलकुलेट किया 10 NCR 0, आंसर आ गया 1। किसी भी नंबर की पावर 0 वो भी आंसर 1 देता है, और 0.70 की पावर 10 लेंगे तो आ जाएगा 0.28। इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह p ऑफ x इज इक्वल टू 1 के लिए भी निकाल लेंगे। पहले आप कैलकुलेटर पे लिखोगे 10 NCR 1, तो ये हम निकाल लेते हैं यहीं पर 10 NCR 1, ये आपके पास वैल्यू आ गई है 10, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10। उसके बाद 0.30 की पावर 1 नहीं है तो 0.30 ही आ जाएगा, और 0.70 की पावर 10 माइनस 1 यानी कि 9 है, तो 0.70 की पावर जब आप 9 लोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट बन जाएगा 0.040, ठीक है। और फिर आप जब तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह x इक्वल टू 2 पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे x की जगह आपने 2 पुट कर देना, तो कैलकुलेटर पे लिखोगे 10 NCR 2, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 45। उसके बाद 0.30 की पावर 2 है, तो वो कैलकुलेटर पे निकालोगे तो आएगा 0.09, और जब आप 0.70 की पावर निकालोगे 8, तो वो आपके पास बन जाएगा ऑलमोस्ट 0.0576। इन तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा। अब 0, 1, 2 तीनों की वैल्यू निकाल लें। अब अपने फार्मूला जो हमने बनाया था उसमें पुट करेंगे 0 की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की वैल्यू, इन तीनों को प्लस करेंगे, ये आएगा, इसमें से 1 में से माइनस कर लेंगे, तो ये आपके पास इम्प्योरिटी आ गई मोर देन 2 वेल्स की। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। पार्ट बी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपने समझ लेना है। पार्ट 2 का इंतज़ार करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।